प्रदेश के महासचिव श्री कमलेश जी, आपके नेतृत्व वाले प्रदेश सचिव श्री अबलाक जी, जिलाध्यक्ष जी, इस मदनपुर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष भाई मिथुन जी, और इस ब्लॉक में जिन लोगों ने अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी की जिम्मेदारी को कंधे पर रखने का जिम्मा संभाला है और जिनको आज पदाधिकारी बनाया गया, मैं उनका भी बहुत ही अभिनंदन वंदन करता हूं। भाई सुरेंद्र सिंह भाई साहब मास्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे बीच में आज बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान साथी आए हुए हैं, केवल बुलावे पर आए हुए हैं, कहीं न कहीं आपके मन में अपने प्रति, पार्टी के प्रति कहीं नाम सुना होगा हमारे प्रति कहीं न कहीं आत्मीयता रही होगी, इसलिए ही आप यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पर पधारे। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपने हम पर कृपा की है कि यहाँ पर आकर आपने हमको अपने दर्शन दिए। मैं आपके दर्शन पाकर अपने आप को आह्लादित अनुभव करता हूँ। जहाँ तक बात अपने सर्वजन सुखाय पार्टी की है, एक साइड से करें, अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी की जहाँ तक बात है, हम लोग भाषण नहीं दे रहे हम आपके बीच में। जैसे हम लोग घर में परिवार में बैठ करके जब कोई बहुत बड़ी समस्या परिवार में हो जाती है तो सबको बिठालते हैं और बिठाल करके उस समस्या पर चर्चा करते हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। आज उसी रूप में ये बैठक यहाँ पर हो रही है। हम लोगों की समस्या क्या है, पहले तो हम आपको बता दें कि पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी है, देश के एक एक नागरिक की पार्टी है। हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब के मतावलंबियों को मानने वालों की पार्टी है। एक और लोग हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, एक और लोग मुस्लिम परिस्थिति की पार्टी कहते हैं, एक और लोग माओवादियों को पार्टी समर्थन करते हैं, एक और लोग सिख धर्म की बात करते हैं। तो अलग अलग जातियों और धर्मों की पार्टियां सबने अपना अपना बिल्ला लगा लिया है। आज हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कह सके कि हम पूरे मानव समाज के लिए, मानव जात के लिए काम करते हैं। अब वो केवल सर्वजन सुखाय पार्टी ही है जो कहती है कि हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मानव समाज के लोग रह रहे हैं, उनके सबके सुख के लिए काम करते हैं, उन सबके सुख के लिए काम करते हैं। इस पार्टी का ये मंतव्य है, ये मकसद है। अब इसमें जब सर्वजन के सुख की बात है कि सभी गांव में सभी लोग सुखी हो, जब हमारा ये लक्ष्य है तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि दुखी कौन कौन है। बोलो भाई, बात सही एकदम। जब हम ये देख रहे हैं कि सभी दुखी, सब सुखी हो, तो हम ये पता लगाएं कि सबके घर में तो 50-50 कुंतल गल्ला हुआ है। गल्ला हुआ किसके किसके यहाँ नहीं है, हमें ये पता लगाना। और जब हमने ये देखा मास्टर साहब, जब हमने ये पता लगाना शुरू किया कि दुखी कौन कौन है, तो हमें ये पता चला कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पाई। तो हमें ये पता चला कि हम जिस कुल वंश में पैदा हुए हैं, हमारा कुल वंश ही सबसे अधिक दुखी और परेशान है। प्रधान, आप कल्पना करिए, आप बात करते हैं भाईचारा की, आप बात करते हैं अपनी पार्टी की, आप कॉलर ऊंचा करते हैं कि हमारी अपनी पार्टी है। आप सोचिए, इस उत्तर प्रदेश में 12.5%
यादवों की आबादी है और 12.5% वाली कोई भी जात इस उत्तर प्रदेश में नहीं है। 12.5% वाली आबादी, 18% मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समाज के बाद 12.5% हमारा यादव समाज है। और यादव समाज में से जिनको हमने अपना मुखिया मान रखा है उनकी आबादी केवल 1.5% है। हमारी आबादी 11% है। नंबर 2 पर हमारी आबादी है। 11% की आबादी वाला आज गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक रिरिया रहा है, गिरा रहा है, लाचार है, दीन अवस्था में है, अपने लिए टिकट मांग रहा है। टिकट मांगते हुए लोगों को लात मार दी जाती है। चारों खाने चित पड़े रहते हैं। अजय यादव एटा जैसे लोग अखबारों में छपता है। तो आज हमारी ये स्थिति हो गई। आज हमारी स्थिति ये है। एक दिन वो था जिस दिन हम ही हम थे सन 77 में, जब हमारा कोई नेता नहीं था, जब हम एक खूंटे से नहीं बंधे, एक मिनट रुक जाओ, जब हम एक खूंटे से नहीं बंधे हुए थे, जब हर जिले में हमारी अलग अलग नेतागिरी थी, हर जिले में हमारे समाज के अलग अलग नेता थे, तब सन 77 में हमने अपने ही बल पर, अपनी ताकत के बल पर अपने 84 विधायक बना लिए। अपने 84 विधायक बना लिए थे। और जब हमने अपने 84 विधायक बना लिए थे तो चंद्रशेखर जी ने रामनेश यादव जी को बुलाया था। रामनेश यादव जी सांसद थे, उसमें विधायक नहीं थे। 84 विधायक कहां ले जाते हैं यादव ये? तो चंद्रशेखर जी ने और केंद्र में बैठे हुए लोगों ने रामनेश जी को बुलाया और बंद लिफाफा देकर के ये कहा कि आप लखनऊ जाइए, गवर्नर हाउस में इसको दे दीजिए। रामनेश यादव जी हवाई जहाज से बैठे लखनऊ आए, लखनऊ से रिक्शा बैठ कर गए, गवर्नर हाउस गए। और गवर्नर हाउस में जब गवर्नर ने लिफाफा खोला तब उस लिफाफे में पाया कि रामनेश यादव जी आपको मुख्यमंत्री बनना है। अपने 84 विधायकों के बल पर हमने अपने समाज का मुख्यमंत्री बना लिया था। हम तब एक खूंटे से नहीं बंधे हुए थे और जब से हम एक खूंटे पर बंध गए हैं और तब से लेकर के आज तक अपनी हैसियत देख लो, अपना हिसाब किताब लगा लो, अपनी बैलेंस शीट बना लो। जो व्यापारी अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाता वो हमेशा घाटे में ही जाता है। आप 40 साल की साझेदारी में, 40 साल की साझेदारी में आप हिसाब लगा लो कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। आपने कभी हिसाब मांगा ही नहीं। आपने हिसाब मांगा होता तो आप कहते कि हर जिले में मेरे नेता थे, कहां चले गए? गाजीपुर से गाजियाबाद तक हम छाए हुए थे, वो सब कहां चले गए? जो यादव बहुत सीटें हैं उन सब पर आप ही लड़ेंगे, आप ही नेता बनेंगे। फिर हमारे लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने सर्वेश जी का नाम लिया। सर्वेश जी को टिकट देने की तो उनकी मजबूरी थी हरिओम यादव को हराने के लिए। बिल्कुल सही बात। हरिओम यादव को हराने के लिए मजबूरी थी। मैं आप सभी नाते रिश्तेदारों से, मैं पूरब का रहने वाला हूं, मैं आप सभी नाते रिश्तेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं सभी से यह पूछना चाहता हूं कि आपके सैफे में विरासत रहेगी? बकाया सभी विरासतें यादवों खत्म हो जाएंगी। हरिओम की विरासत खत्म हो जाएगी, डीपी यादव की विरासत खत्म हो जाएगी, अशोक यादव की खत्म हो जाएगी, राजन सिंह भूरानगरिया की खत्म हो जाएगी, श्याम सिंह यादव की खत्म हो जाएगी, आपका रामपाल सिंह यादव सीतापुर खत्म हो जाएगी, आपके फतेहपुर में, आपके कानपुर में सुखराम सिंह की खत्म हो जाएगी, आपके जगनाई यादव फतेहपुर खत्म हो जाएगी। सबकी विरासत खत्म हो जाएगी, केवल आपकी विरासत जिंदाबाद रहेगी, केवल आप जिंदाबाद रहेंगे। सबके बच्चे सभी नेताओं के, हमारे समाज के सभी नेताओं के बच्चे कुली बनेंगे, मजदूरी करेंगे। केवल तुम्हारे नेताओं के बच्चे मुख्यमंत्री बनेंगे, रक्षा मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे, पार्टी चलाएंगे। किसको अपना कहते हो? किसको अपना कहते हैं आप? अपने की परिभाषा क्या है? अपना होता कौन है? अपना वो होता है, अपना सगा भाई वो होता है
जो हिस्सा बराबर कर दे, जो सम्मान बराबर कर दे, जो इज्जत बराबर की दे, वो भाई भाई नहीं रहता, नहीं रहता वो भाई भाई। जो हिस्सा नहीं देता, जो सम्मान नहीं देता, जो इज्जत नहीं देता, बराबर नहीं बिठालता, हमारा बंटवारा नहीं करता, वो भाई भाई नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात कही थी, अर्जुन से ये बात कही थी कि अर्जुन, धर्म क्या है? धर्म तलवारों की नोकों से निकलता है, धर्म धनुष के तीरों से निकलता है, धर्म चक्र से निकलता है, चक्र से, ताकत से धर्म निकलता है, हृदयाने गिराने से धर्म नहीं निकलता है। 12 साल वनवास पूरे कर लिया आपने। दुर्योधन फिर करा कि तेरा बस अज्ञातवास खंडित हो गया। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि चलो एक बार 12 साल फिर सही। सब पांडव सोच लगे कि खून खराबा ना हो, 12 साल फिर चले जाओ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि 12 साल तो फिर चले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन 13वां साल फिर जब होगा तो फिर दुर्योधन कहेगा कि नहीं, फिर जाओ 12 साल, तुम्हारा फिर खंडित हो गया। और जब फिर 12 साल चले जाओगे तो कहेगा फिर जाओ 12 साल, तुम्हारा फिर खंडित हो गया। तो घोषी साहब 12 साल वनवास करते रहेंगे और तुम सब मिलकर के गद्दी पे बैठे रहोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के संतान है सब। बोलो है कि नहीं? उनको अपना नेता मानते ही नहीं मानते? बोलो भाई, मानते नहीं मानते? अगर उनको अपना नेता मानते, उनकी सच्ची संतान हम हैं। उनकी सच्ची संतान वे नहीं है जो हम पर कब्जा किए हुए हैं, जो हम पर शासन करते हैं। वे सच्ची संतान नहीं है। हमारे उनके कोई संस्कार नहीं मिलते उनसे, हमारी उनसे भाषा नहीं मिलती, हमारा उनसे व्यवहार नहीं मिलता, हमारा उनसे आचरण नहीं मिलता। और हमारे डीएनए के जो लोग हमारे अपने हैं, उनका गाजीपुर से गाजियाबाद तक डीएनए मिलता, आचरण मिलता, संस्कार मिलता, भाषा मिलती। हम जिनको अपना मानते हो हमारे अपने हैं नहीं। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब भी दुश्मन अन्याय करे या भाई अन्याय करे तो अन्याय का विरोध करना चाहिए। बोलो भाई, नहीं करना चाहिए? और नहीं करना चाहिए। जिस समय शकुनी ने दूध कीड़ा में बेईमानी की थी और 5 पांडव कौरव के दरबार में बैठे हुए थे, अगर उस समय ही अर्जुन ने गांडी उठा लिया होता, भीम ने गदा उठा ली होती, और अगर उस समय ही नकुल सहदेव ने तलवार उठा ली होती और उस अन्याय का विरोध कर दिया होता, तो भरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता और पांडवों को 12 साल का वनवास नहीं होता, लाक्षागृह में मार डालने का प्रयास नहीं होता, उनके साथ तमाम अन्याय नहीं होता। हमारा भ्रम है, हमारी गलती है। इस भ्रम को तोड़िए मास्टर साहब। द्रौपदी के रूप में हमें लाचार बना दिया गया है। हमारा चीरहरण हो रहा है, पूरे घोष यादव समाज का चीरहरण हो रहा है। हम द्रौपदी के रूप में उन द्रोणाचार्य की तरफ देख रहे हैं जो द्रोणाचार्य उनके दरबार में नौकरी कर रहे हैं। हम उन भीष्म पितामह से गुहार लगा रहे हैं। भीष्म पितामह देखो, जो भीष्म पितामह उनके दरबार की रक्षा करने की कसम खा चुके हैं। हम उन कृपाचार्य से कर रहे हैं, हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं मदद करिए। वे आपके नहीं है, कान खोल करके सुन लीजिए, वे आपके नहीं है। वे सकल सूरत में भीष्म पितामह दिखाई दे रहे हैं। वे ऊपर से करे कि तुम भी हमारे, वो भी हमारे। वे ऊपर से करे तुम भी हमारे शिष्य रहे, पांडव हमारे शिष्य रहे, कौरव भी रहे। कृपाचार्य करे हम तो पूरे 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 कुरुकुल के हम राजगुरु हैं, ऊपर से करे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये ऊपर से दिखावा है। ये सब केवल नौकरी कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम अपना भ्रम तोड़ करके अपना रास्ता बना पाएंगे। और जब तक हम भ्रम में रहेंगे तब तक हम अपना रास्ता नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम सबको इन सब बातों को समझने की जरूरत है कि आखिर में हमारा रास्ता है क्या। 11% की आबादी हमारी है, 11% की आबादी वाले अपना रास्ता नहीं खोज पाए।
40 वर्षों में 11% की आबादी वाले अपना रास्ता नहीं खोज पाए और 1.5% की आबादी वाले ओम प्रकाश राजभर रास्ता खोज लिए। 8% की आबादी वाले कटिहार कुर्मी अपना रास्ता खोज लिए। 3.5 पौने 4% की आबादी वाले साख समाज के, पाल समाज के, राजपूत समाज के लोग अपना रास्ता खोज लिए और आप अपना रास्ता नहीं खोज पाए। हम चाहते क्या हैं, हम सोचते क्या है, हम चिंतन क्या करते हैं? ये कोठी और महल इज्जत नहीं देते, ये बैंक बैलेंस इज्जत नहीं देता। आप चाहे जितनी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके चलना, लेकिन जब वहां उस दरबार में जाओगे तो आपको झुक करके सलाम करनी पड़ेगी और वो सलाम को भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी तब हैसियत क्या होगी जो आप यही आपके साथ आज हो रहा है। आपके पास क्या कमी है? फिरोजाबाद में क्या कमी है? फिरोजाबाद में क्या कमी है? सब कुछ है। यहाँ सरस्वती माँ की कृपा है, यहाँ दुर्गा माँ की कृपा है, यहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा है, यहाँ सबकी कृपा है। लेकिन सब लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सबकी ताकत मिल करके उनके चरणों में समर्पित है। जब तुम खुद दूसरे गुलामी करते हो तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? बिल्कुल सही बात भाई। आप चाहे जितने बड़े ताकतवर हो, चाहे जितनी यूनिवर्सिटी चलाते हो, चाहे जितने पैसे वाले हो, चाहे जितने इज्जतदार हो, जब आप दूसरे गुलामी करोगे तो तुमको कौन सलाम करेगा? आपको कोई सलाम नहीं करेगा। गुलामों को कोई सलाम नहीं करेगा। क्या बात है, गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। गुलाम होकर के, अगर गुलाम होकर के हम अपनी इज्जत और मान सम्मान की बात करें तो गुलामों को कभी इज्जत नहीं मिलती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर हमको सम्मान चाहिए, हमको इज्जत चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए तो हमको गुलामी का तकमा अपना छोड़ना पड़ेगा और हमको अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। कितने अपमानित होंगे आप, कितने अपमानित होंगे। आपके फिरोजाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष जी को भरी मीटिंग में अपमानित किया गया। भरी मीटिंग में बुजुर्ग आदमी को अपमानित किया गया। चरित्रवान आदमी, ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, उनको अपमानित किया गया और उनका भी स्वाभिमान इतना मजबूत कि दूसरे दिन पे सब खुरापाती अपमानित भाई सब इकट्ठे होकर के आएगी। चलो दद्दा, तुम्हें राम गोपाल जी ने बुलाया दिल्ली। वहां पर गए, जैसे बाली ने सुग्रीव को मारा, दय गदा सुग्रीव को मारा और सुग्रीव को ले जा करके राम के पास दिल्ली पहुंचा दिया और राम ने सुग्रीव के पीठ पर जैसे हाथ फैलाया, सब फिरोजाबाद की कार्यालय की पिटाई सब खत्म हो गई, साफ हो गई, दर्द सब खत्म हो गया। क्या है ये? क्या हमारा जमीर है? क्या हमारा सम्मान है? आप फरखाबाद देख लीजिए, आप फरखाबाद देख लीजिए। फरखाबाद में नरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह 17 बार, सभी रिश्तेदारों से कहना चाहता हूँ, 17 बार बूढ़न नगरिया के एक परिवार में 17 बार विधायक बना हो। जो लोग हमें आज आंख दिखा रहे हैं, उनके बाप परबाबा तक विधायक बनना शुरू नहीं हुए थे। वहां 17 बार से हमारे घोष यादव की आन मान शान प्रतिष्ठा है, वो बूढ़न नगरिया, उसको बर्बाद करने का काम किया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उनके खिलाफ उनका टिकट काट करके और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को टिकट दे दिया। इन चालों को समझना पड़ेगा कि हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति को, हमारे बरगद जैसे पहाड़ को काटने के लिए इनके पास यही उपाय है कि इन्हीं के घर से कोई खड़ा कर दो, इनकी बरादरी से, इनके गोद से कोई खड़ा कर दो, वोट बढ़ जाएगा। जितेंद्र हार गए, नरेंद्र सिंह हार गए, दूसरा आदमी बीजेपी का आदमी वहां निकल गया। ऐसा ही श्याम किशोर यादव किया, यहाँ किया, लखनऊ किया। श्याम किशोर यादव का टिकट काट करके उसके सगे भाई टिकट दे दिया। ये इनकी चालें हैं, इनको समझना पड़ेगा। कन्नौज में एक हमारे नवाब सिंह यादव जी को, उनको किसी प्रकार से उसमें एक चाल में फंसा दिया। अपने ही आदमी को भेजकर वहां पर वीडियो बनवाकर सूचना करवा दी और उनको नवाब सिंह को पकड़ा दिया। हमसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये क्या, इसमें क्या कहेंगे आप? तो हमने पत्रकारों से कहा कि दिस इज ए न्यू टेक्निक टू डिमोलिश अवर घोष यादव लीडर्स बाय सैफई परिवार। सैफई परिवार के द्वारा हमारे घोष यादव नेताओं को बर्बाद करने की ये नई टेक्निक है कि इनको बलात्कार में फंसा करके जेल में भिजवा दो। जैसे भी बस चलता है, जैसे बस चलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते 11% हमारी आबादी है,
इस प्रदेश में 2.5 करोड़ की आबादी है। लगभग 2.5 करोड़ की आबादी में उनकी मुश्किल से 1 करोड़ की आबादी होगी। नहीं, 1 करोड़ होगी भी नहीं। 7-8 विधानसभा में मुश्किल से उनकी जो ऐसी 60-70 उनकी 4-5 लाख की आबादी होगी मुश्किल 7-8 विधानसभा में। इससे अधिक आबादी नहीं है। और उनकी इतनी कम आबादी में वे हम सबको बेवकूफ बनाए।